साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह के जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं के छात्र की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल के बाहर पेड़ से लटका उसका शव मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए रैगिंग को मौत की वजह बताया। पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राम प्रसाद यादव को किसने मारा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र की मौत। स्कूल के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। परिवार का आरोप, रैगिंग से गई छात्र की जान। बड़ा सवाल, राम प्रसाद यादव को किसने मारा। स्कूल में माता पिता बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन जब कुछ बनकर घर आने की जगह बच्चे की लाश आए तो माता पिता पर क्या गुजरेगी, कोई सहज ही समझ सकता है। गिरिडीह में सड़क पर पड़ा छात्र का शव और उसे घेरे बाकी छात्र। ये मंजर है गांडे का, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले राम प्रसाद यादव का शव पेड़ से झूलता मिला। राम प्रसाद 11वीं का छात्र था। घटना के बाद स्कूल के छात्रों ने सीनियर्स पर रैगिंग का गंभीर आरोप लगाया और स्कूल कैंपस में ही शव को रखकर हंगामा किया। पूरे मामले में कथित रैगिंग के आरोपियों पर कार्रवाई के साथ एसआईटी से भी जांच की मांग उठ रही है। जो यहाँ का बयान दिया है ये बहुत ही जो है सो चिंता की बात है, और हम कह रहे हैं कि इसका एसआईटी का गठन करके, और जो हमारे एसडीपीओ साहब जो खास करके गांडे क्षेत्र के हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है सो इस घटना का निष्पक्ष जांच किया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। करीब 7-8 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच का विषय है कि वो कैसे हुआ है। परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, हत्या का आरोप लगाया गया है, उस पर पुलिस जांच कर रही है सभी बिंदु पे कि क्या हुआ है। साक्ष्य के आधार पर विधिवत कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेज में रैगिंग पर काफी कठोर नियम है, इसके बाद भी रैगिंग का भूत सामने आता रहता है। राम प्रसाद यादव को किसने मारा या फिर उसे किसने मरने के लिए उकसाया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फिर कोई राम प्रसाद की तरह मेधावी छात्र अपनी जिंदगी में कुछ बनने से पहले असमय ही मौत का शिकार ना हो सके। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट और एडवांटेज झारखंड में शामिल सीएम की मेहनत का नतीजा है कि उद्यमियों ने झारखंड में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। निवेश के प्रस्ताव से जहां महागठबंधन के नेता खुश हैं, वहीं बीजेपी ने पिछले प्रस्तावों की याद दिलाते हुए राजनीति से बचने की नसीहत दी है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। We have the Honorable Chief Minister of Jharkhand. Please give him a big hand. And Mrs. मौका था बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का। सीएम ने इस खास मौके का भरपूर फायदा उठाया और समिट के मंच से देश भर के निवेशकों को झारखंड में निवेश करने की खुली अपील की। झारखंड में खनिज संपदा है, खूबसूरत वादियां हैं, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अपील की तो उसका असर भी हुआ। निवेश एडवांटेज झारखंड सेशन में उद्यमियों ने सीएम से मुलाकात की और उद्योग जगत के साथ ही निवेशकों ने झारखंड में 26,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया। सीएम ने सभी उद्यमियों और निवेशकों से बात की और उनकी समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया। झारखंड में होने वाले निवेश से 15,000 से अधिक रोजगार का सृजन होने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में निवेश के प्रस्ताव से सत्ताधारी गठबंधन के नेता उत्साहित दिख रहे हैं, तो बीजेपी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और राजनीति से बचने की नसीहत दी।
मार्ग प्रशस्त हुआ औद्योगिकरण का, कुछ नए उद्योग लगेंगे, अच्छे जो नियोक्ता हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है, 26,000 करोड़ से ऊपर ज्यादा रुपए के इन्वेस्टर्स ने सहमति जताई है। एक सार्थक प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप झारखंड में आओ, हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी भी निवेशक को राज्य में नहीं होगा। झारखंड में लोग बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करना क्यों नहीं चाह रहे? सबसे बड़ा कारण यहाँ राजनीति है। जल, जंगल और जमीन के साथ ही खनिज से भरपूर राज्य झारखंड में निवेश की असीम संभावना है। देश में सबसे बड़ा कोयला और खनिज का भंडार समेटे है झारखंड। अगर सही तरीके से इसका दोहन किया जाए, कल कारखाने लगे तो झारखंड को समृद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम की पहल बेहतर है और अब इंतजार है इस पहल के नतीजे धरातल पर उतरने का। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ अविनाश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड में कांग्रेस ने जातीय गणना की मांग पर आवाज बुलंद की है, जिसके साथ सहयोगी पार्टी जेएमएम भी खड़ी है। हालांकि जातीय गणना को लेकर बीजेपी की राय अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी और जातीय गणना के बहाने राहुल गांधी से भी बीजेपी ने जाति पूछी है। जातीय गणना पर जारी सियासत पर ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। इस बार ये मांग उठी है राज्य में गठबंधन वाली सरकार के अंदर से। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि जातीय गणना का जिम्मा कार्मिक प्रशासनिक विभाग के पास है और बजट सत्र में इसके लिए प्रावधान किया जाए। कांग्रेस की मांग का जेएमएम ने भी समर्थन किया है और वित्त मंत्री से जातीय गणना के लिए पहल करने और फैसला लेने की अपील की है। ने भी नोटिफिकेशन किया है, कार्मिक प्रशासनिक विभाग से इसका होगा। हम सबों ने कहा कि इस सेशन में, बजटीय सेशन में उसके बजट के प्रावधान हो ताकि जातीय जनगणना हो सके। मुझे लगता है सरकार इस विषय को लेकर के पहले से चिंता व्यक्त की है और हमें लगता है कि इस बार कराएगी। मंत्रिपरिषद आपस में सलाह मशविरा करके इस पर निर्णय ले ले। हम लोग कांग्रेस की बात के पहले हम लोग भी अपने दल के नेता को इस बात से अवगत करा दें। देश भर में जातीय गणना को लेकर राजनीति जारी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे लेकर सबसे अधिक मुखर भी दिखते हैं। जातीय गणना पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी से ही उनकी जाति पूछी है। साथ ही समाज में सद्भाव नहीं बिगाड़ने की भी सलाह दी है। उनके दादा फिरोज गांधी पारसी थे, तो उनका पोता दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गया? जो आज देश की व्यवस्था है वहाँ आपस में विद्वेष के अलावा कुछ नहीं हुआ। इससे सिर्फ विद्वेष फैलेगा, सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। बिहार में जातीय गणना के रिपोर्ट तक जारी हो गए, लेकिन झारखंड की राजनीति में ये मुद्दा हॉट केक बना हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार ने जातीय गणना पर सहमति तो दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी शुरुआत कब होगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कोलकाता दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मां काली के शरण में पहुंचे। इस दौरान निवेश का प्रस्ताव मिलने की खुशी सीएम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, तो शादी के सालगिरह के मौके पर मां के आशीर्वाद ने इस पल को और यादगार बना दिया। माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद व्यक्ति सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है। कुछ ऐसा ही दिखा कोलकाता में, जहां झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिलने से खुश सीएम हेमंत सोरेन मीटिंग के बाद सीधे पहुंच गए कालीघाट शक्तिपीठ में। साथ में पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। 6 फरवरी को ही सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी की सालगिरह भी है। ऐसे में ये मौका और भी खास बन गया। शादी की सालगिरह है और माँ का आशीर्वाद भी मिला है। बस माँ का आशीर्वाद यही रहे, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और
जो जिम्मेदारी मिली है राज्य की, खास करके झारखंड की जनता ने जो दिया है, वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फल के साथ लोगों को देने का काम करे, बस मैं यही चाहूंगी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरी विधि विधान से मां शक्ति की पूजा अर्चना की, मां को भेंट अर्पित की और गठबंधन बनाकर परिक्रमा करते हुए मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगा। सौभाग्य मिला कि पहले तो ममता दीदी ने बुलाया, फिर मां ने बुलाया, तो दर्शन करके हमारे झारखंड के साथ, हमारे बंगाल के साथ और पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग खुशी से रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना है। कालीघाट शक्तिपीठ को दक्षिण काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जहां माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरने की मान्यता है। मंदिर में स्थापित देवी काली की प्रचंड प्रतिमा उनकी शक्ति और भक्ति की प्रतीक है। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने माता से राज्य की उन्नति और प्रगति का आशीर्वाद मांगा, साथ ही राज्य को विकास की दौड़ में आगे रखने की भी कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची के राजभवन का ऐतिहासिक उद्यान आज से 12 फरवरी तक आम लोगों के लिए खोला गया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग खूबसूरत इस पार्क का भ्रमण करने के लिए पहुंचे। इनमें स्कूली बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा रही और बेहद खूबसूरत उद्यान में वीडियो, फोटो और सेल्फी के लिए लोगों में होड़ मची रही। सुरक्षा जांच के बाद राजभवन के गेट नंबर 2 से लोगों को एंट्री दी गई। 52 एकड़ में फैले राजभवन के उद्यान में 400 किस्म के गुलाब, 20,000 से ज्यादा मौसमी फूलों के पौधे और तरह तरह के औषधीय एवं दुर्लभ पेड़ हैं। और डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड को बकाया राशि देने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वे भी धरने पर बैठकर बीसीसीएल का ताला बंद करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। नहीं, अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच आपको पाकुड़ से बड़ी खबर बताते हैं। तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचल दिया है। पाकुड़ से दुमका ये बस जा रही थी, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान दूसरे ने दम तोड़ दिया। तीसरे शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। महेशपुर के बड़क्यारी मदरसा के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचल दिया है। और आपको बता दें कि पाकुड़ से दुमका ये बस जा रही थी, जिसने 3 लोगों को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि 3 लोगों को एक बस ने कुचल दिया है, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो तीसरा व्यक्ति अभी हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां 2 गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की चपेट में बाइक सवार आ गया। सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे से 1 घंटे जाम रहा एनएच और घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। सिसई रोड डुमर टोली मोड़ पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसमें एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया है। 2 गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर की वजह से ये घटना घटी है। हादसे की चपेट में एक बाइक सवार आ गया है। सिसई रोड डुमर टोली मोड़ पर हादसा हुआ है। जमशेदपुर में नकाबपोश चोर गिरोह लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन इलाके में हो रही चोरी की घटना सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं कई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और इस गैंग के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है। चोर एक साथ 3-4 घरों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए। अब क्या हो कि लगातार चोरी के घटना बढ़ने के कारण क्या हो कि मन में बराबर शंका बनी हुई है
कि अब घर छोड़ के अगर हम आधा घंटा के लिए भी कहीं जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि घटना घट ना जाए। लगातार प्रतिदिन हर दिन अखबार में चोरी की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं डेली। इससे काफी हम लोग को भय का माहौल बन गया है। शासन से यही अपील करना चाहते हैं कि वो कृपया पेट्रोलिंग गाड़ी जो है वो कंटिन्यू रखे रात का। चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। जब भी सुबह अखबार खोलो 2-4 चोरी की घटनाओं से संबंधित समाचार हम सभी को पढ़ने को मिलता है और घरों से गहनों की, कपड़ों की इत्यादि की चोरी की घटनाएं, दुकानों में छप्पर काट करके कैश बॉक्स की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वो आदित्यपुर में उसने काफ़ी घटनाओं का अंजाम दिया। अभी रिसेंटली कुंडाग और नागपुर में उस घटनाओं को अंजाम दिया किया गया। उसको लेके हमने जॉइंट टीम्स बनाई हैं। यहाँ के जितने घटना उसको मैं खुद ही देख रहा हूँ और हमारी कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही है रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय से और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक महोदय से। हम लोग जॉइंटली इसको इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये गैंग है। हम लोग प्रिवेंटिव जो ये है उसमें स्टेप्स है, उसमें हम लोग की पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मैं स्वयं भी पेट्रोलिंग करता हूँ। हर थाना प्रभारी 1 से 4 पेट्रोलिंग कर रहा है और रात में एंटी क्राइम चेक्स भी लग रहे हैं। लौ नगरी जमशेदपुर शहर और सरायकेला जिले में लगातार नकाब पोस्ट चोर गिरोह जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और लगभग 2 करोड़ के जेवरात के साथ साथ लाखों रुपए के कीमती सामानों पर चोर गिरोह ने हाथ साफ किया है। हालांकि जमशेदपुर पुलिस और सरायकेला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, मगर आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जमशेदपुर पुलिस और सरायकेला पुलिस रांची पुलिस की सहयोग लेते हुए इस पूरे गैंग का जल्द ही खुलासा करने का दावा कर रही है। मगर आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में अब बंद पड़े फ्लैट या रहिशी इलाकों में ही ये गैंग जो है वो सक्रिय है और लगातार आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। मगर अब देखना यह है कि सरायकेला पुलिस और जमशेदपुर पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है, क्योंकि लोग अब डरे सहमे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिससे आम लोगों में अब पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची के काके इलाके में भूमाफिया पर 20 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। रैयत निखिल सिंह का आरोप है कि मुकेश कुमार केसरी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस जमीन को हथियाने की कोशिश की। 1915 से 1927 के बीच दी गई जमीन पैसे लौटाने के बाद फिर से पूर्वजों को मिल गई थी। 2018-19 में मुकेश कुमार ने इस पर दावा किया था, लेकिन सीओ ऑफिस और LRDC ने इसे नकार दिया था। अब CID की SIT का सहारा लेकर माफिया अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जमीन है जिसका रसीद वगैरह सब कुछ हमारे नाम से अभी कट रहा है और 1955-56 से कट रहा है सर। 3 नंबर 5 नंबर खाता का लगभग 55-56 से हमारे यहाँ से हमारे नाम पे रसीद कट रहा है। तो उसमें सर ये जब अभी और कोर्ट में हम लोग कोर्ट केस में उलझा के और एक आदमी को अरेस्ट करवा के ये हम लोग हमारे ज़मीन में आके अभी नापी वगैरह करवा रहे हैं। पोजीशन के लिए इन लोगों ने वहाँ पे पिलर्स वगैरह गिरा के रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि हमारे ज़मीन में कब्जा कर लें। तो बस यही सर हमारी मतलब एक गुहार है प्रशासन से कि इस तरह का मतलब जो भी असामाजिक तत्व आप कह लें उन लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए और हमें न्याय मिले। गढ़वा में राष्ट्रीय परिवार नियोजन के तहत होने वाले बंध्याकरण पर सवाल उठ रहे हैं और इस योजना के तहत एक महिला का बंध्याकरण हुआ और उसके 5 घंटे के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। गढ़वा के भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक घटना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले भी बंध्याकरण में कई लापरवाही के मामले सामने आए थे, जिन पर अभी तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कल शाम को जो है बंध्याकरण के लिए भवनाथपुर CHC अस्पताल में गए थे और वहाँ पर बंध्याकरण हुआ। उसके बाद जो है आज सुबह हम लोग को खबर मिला कि इनका जो है बेहोशी हालत में ये हो गए हैं, इनका आवाज़ जो है बंद हो गई। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ से बोला गया कि आप जो है रेफ़र कर रहे हैं, इनको लेकर गढ़वा अस्पताल चले गए। हम लोग जब यहाँ लेकर आए हैं तो यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ये जो है नहीं मृत हो सकता है। गढ़वा जिले में परिवार नियोजन पखवाड़े के तहत जो बंध्याकरण का जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसके तहत अब गढ़वा जिले में सवाल उठने शुरू हो गया है, क्योंकि भवनाथपुर सामुदायिक हॉस्पिटल में एक महिला का बंध्याकरण का ऑपरेशन हुआ था, जिसके तुरंत बाद ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
मृतक महिला के परिजन जहां लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वही स्वास्थ्य विभाग भी अब इसमें जांच कमेटी बैठा रही है। अब देखना होगा कब तक इस लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग एक्शन लेती है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। अफीम तस्करों के खिलाफ झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और इस दौरान 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल नष्ट की गई। झारखंड बिहार सीमा पर सोन नदी के डीला पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की अफीम की फसल नष्ट की गई है। और चाईबासा में भी पुलिस का अवैध अफीम के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस ने छोटा नगरा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 2 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने थोलकोबाद के 3 टोलों जोजो डेरा, मार्ची कुदर और टोबो में लगभग 2 एकड़ जमीन में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।